हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, कक्षा 11th की मैथ्स की ऑनलाइन सीरीज़ में हमने प्रश्नावली 1 के बारे में स्टार्ट किया। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का बेसिक हमने सीख लिया। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उपसमुच्चय। आज हम ये सीखेंगे उपसमुच्चय का मतलब क्या है, इसके उपयोग क्या हैं, और प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यदि दो समुच्चय ए और बी कुछ इस प्रकार से हो, समुच्चय ए और समुच्चय बी यदि इस हिसाब से हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में मौजूद हो तो हम समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो हम समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा। यदि दो समुच्चय ए और बी इस तरह से परिभाषित हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बी का ए में हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी का अवयव ए में मौजूद होना जरूरी नहीं है, ए का बी में अवश्य होना चाहिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे किस तरह से लिखते हैं, देखो मैथ्स में, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। हिंदी सुनो, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो। ठीक है, ए हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का। अंग्रेजी में ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब यदि गणितीय परिभाषा बनाएं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि और केवल यदि ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि और केवल यदि कोई अवयव है एक्स नाम का, वो समुच्चय ए में यदि मौजूद हो। यदि कोई अवयव है जो x है, यदि वो a में मौजूद है, बिलोंग्स टू, मतलब अवयव x यदि a में मौजूद है तो वह अवयव, मैं पहले भी बता चुका हूं इस चिन्ह का मतलब तो, और इसका मतलब यदि और केवल यदि, ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि और केवल यदि। अब ये चिन्ह है ना, इससे पहले जो लिखा रहता है उसके लिए यदि ऐसा तो ऐसा, इस चिन्ह का मतलब यदि ऐसा तो ऐसा, है ना। तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि और केवल यदि एक्स ए में मौजूद है। यदि एक्स ए में मौजूद है तो एक्स बी में भी मौजूद होना चाहिए। यदि एक्स ए में मौजूद है तो एक्स बी में मौजूद होना चाहिए। यदि कोई अवयव कोई अवयव है एक्स, वो ए में तो मौजूद है। यदि कोई अवयव एक्स ए में मौजूद है परंतु वह बी में मौजूद नहीं है, यदि अवयव एक्स ए में तो मौजूद है और बी में मौजूद नहीं है तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय तभी कहलाएगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो।
यदि समुच्चय में कोई एक भी अवयव ऐसा आ गया जो ए में मौजूद है, कोई एक अवयव भी जो ए में तो मौजूद है परंतु बी में मौजूद नहीं है, तो हम कह देंगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये किसका चिन्ह है बेटा? उपसमुच्चय का। और ये किसका चिन्ह है? उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर? उदाहरणों से समझेंगे। एक बात और बेटाओ, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का, यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो बेटा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय, सुपरसेट कहते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो बी को क्या कहेंगे हम? ए तो उपसमुच्चय कहलाएगा और बी को हम कहेंगे अधिसमुच्चय। ठीक है, आओ उदाहरण समझो। देखो मैंने आपके सामने एक समुच्चय लिखा ए बी सी, दूसरा समुच्चय लिखा बी बराबर ए बी सी डी। आप देख सकते हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है। बस इतनी सी परिभाषा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, अतः ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का, ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद हो। क्लियर बात है? अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आपको बताना है ये उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है? हाँ बच्चों, तो आपके सामने कुछ उदाहरण आ चुके हैं। आप मुझे बताएं ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है या नहीं। बताओ, मैं उपसमुच्चय का चिन्ह लगाऊं बीच में या उपसमुच्चय नहीं है इस बात का चिन्ह लगाऊं? आपने देखा इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस पास वाले समुच्चय में मौजूद है, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में मौजूद है, अतः पहला वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर? अब दूसरा उदाहरण देखो, क्या ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है? आपने देखा ए इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। चूंकि सिर्फ इतना कहना है, चूंकि ए नाम का अवयव इस वाले समुच्चय में मौजूद नहीं है। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे में होना चाहिए। तो ए इसमें तो है, इसमें नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा पढ़ो, समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज। एलएचएस में तो समबाहु त्रिभुज हैं, आरएचएस में त्रिभुज ही त्रिभुज हैं। तो आप मुझे बताओ क्या बीच में उपसमुच्चय का चिन्ह लगाऊं या उपसमुच्चय नहीं है? आपने कहा सर जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सारे के सारे त्रिभुज तो हैं ही, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सारे के सारे त्रिभुज हैं। मतलब जो भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज आएगा और इस समुच्चय के अंदर बनेगा वो इसमें तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, इसलिए ये उपसमुच्चय है। सर इसमें लिखी हुई है सम संख्या 2 4 6 8 और इसमें लिखी है पूर्णांक। तो पूर्णांक में तो 2 भी आती है, 4 भी आती है, 6 भी आती है, 5 भी आती है। मतलब जितनी ये संख्याएं इधर हैं ये संख्या तो इधर मौजूद है ही और एक्स्ट्रा भी है, इसमें तो विषम भी है। पूर्णांक में तो सम भी है और विषम भी है, तो ये सारी संख्याएं इधर मौजूद हैं, अतः उपसमुच्चय है। नीचे एलएचएस में लिख रहा है त्रिभुज,
आरएचएस में लिख रहा है आयत। जितने भी त्रिभुज हैं क्या आयत में आएंगे? नहीं सर, त्रिभुज अलग चीज है, आयत अलग चीज है, अतः यह उपसमुच्च नहीं है। आई बात समझ में? आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। सवाल कह रहा है मैंने कुछ आपके सामने लिखा है, आपको ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। वो कहता है ये वाला समुच्च इसका उपसमुच्च नहीं है। चेक करो क्या वास्तव में ये उपसमुच्च नहीं है? आपने देखा ए यहां मौजूद है, बी यहां मौजूद है। अरे सर ये वाला समुच्च तो इसका उपसमुच्च है, और वो मना कर रहा है नहीं है। मतलब ये पहला कथन कैसा कथन है? असत्य है। ये कैसा कथन है? असत्य, क्योंकि इस समुच्च के सभी अवयव इसमें मौजूद हैं, अतः यह उपसमुच्च है। अगला आपने कहा ए, तो ए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये इस समुच्च के जितने भी अवयव हैं इसमें तो आएंगे ही, अतः यह उपसमुच्च है। तो ये तो सत्य कथन है, सत्य। तीसरा आपने देखा एक इसमें है एक इसमें है, दो इसमें है परंतु इसमें नहीं है, अतः यह उपसमुच्च नहीं है। नहीं है क्योंकि दो, क्योंकि लिख देता हूं मैं, क्योंकि दो इस वाले समुच्च में मौजूद नहीं है। दो इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो ये उपसमुच्च नहीं है। वो कह रहा है उपसमुच्च है, इसका मतलब असत्य। अगला आपने कहा बिल्कुल ये सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि इस समुच्च का अवयव, मेरा शब्द सुनो, उपसमुच्च की परिभाषा में साफ साफ है समुच्च का अवयव, अवयव ये रहा अवयव, समुच्च के चिन्ह के अंदर जो अवयव आया है वो इसमें मौजूद है, अतः यह सत्य है। पांचवा ध्यान दो, गलती होगी। चिन्ह क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब मैंने साफ साफ बोला था आपसे, बिलोंग्स टू के चिन्ह से पहले जो आ रहा है उसको हम कहते हैं अवयव, और इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं समुच्च। कोई भी अवयव किसी समुच्च के अंदर ज्यों की त्यों मौजूद होना चाहिए तो बिलोंग्स टू है। ये अवयव जैसो इधर है ऐसी की ऐसे इस समुच्च के चिन्ह के अंदर मौजूद होना चाहिए। आपने देखा ये अवयव इसके अंदर मौजूद नहीं है, असत्य कथन है। देखो इसमें गलती करेंगे आप, ये असत्य है क्योंकि ये अवयव ज्यों का त्यों, ये अवयव ज्यों का त्यों इसके अंदर मौजूद नहीं है। कहां है इसके अंदर मौजूद? नहीं आई बात समझ में? और क्लियर करो। देखो यही है मेन चीज, समझने वाली चीज ही यही है। ध्यान से देखो, बिलोंग्स टू का मतलब है ज्यों का त्यों अवयव, ज्यों का त्यों अवयव मौजूद होना चाहिए, ज्यों का त्यों, जो भी इससे पहले लिखा हुआ है। आपने देखा ये वाला अवयव इस समुच्च के अंदर कहां है? मौजूद नहीं है। क्यों? इस ए, देखो इसके अंदर ए तो है, ए तो इसके अंदर है। देखो ऐसा तो कह सकते हैं हम, ए इस समुच्च के अंदर है, लेकिन ए नहीं है। ये तो ए अवयव कैसा है? मझले कोष्ठक वाला अवयव है। ये अवयव ज्यों का त्यों होना चाहिए था। यदि ये अवयव ज्यों का त्यों इस तरह से मौजूद होता, इस तरह से,
तो हम कह देते हाँ ये वाला अवयव इस समुच्चय के अंदर है, ये वाला अवयव इस समुच्चय के अंदर ज्यों का त्यों मौजूद है। तो ज्यों का त्यों मौजूद नहीं है। हाँ ये कहा जा सकता है इस समुच्चय के अवयव चूंकि इस समुच्चय में मौजूद हैं, अतः ये उपसमुच्चय बिलोंग्स टू नहीं है, ये क्या है, उपसमुच्चय। ठीक है, और क्लियर करेंगे अभी हम सत्यासत्य में। इधर कह रहा है 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम बोलो, सम 2 4 बस। इधर ऐसी प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को तो 1 भी करती है, 2 भी करती है, 3 भी करती है, 4 भी करती है, 6 भी करती है, 9 भी करती है, 12 भी करती है और 36 भी करती है। तो चूंकि 2 और 4 इसमें भी आ रहे हैं और 2 और 4 इसमें भी आ रहे हैं, बिल्कुल ये सत्य कथन है। आई बात समझ में? मुझे पता है आपको इस चीज में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप बिल्कुल क्लियर करें। मैं आपके सामने 2-4 कथन लिखूंगा, आप मुझे सोच समझकर बताएंगे सत्य या असत्य। बताओ पहला कथन, क्या ये सत्य है? हाँ ये सत्य है, क्योंकि ये जो अवयव है ये ज्यों का त्यों इस समुच्चय के अंदर मौजूद है, इसलिए ये सत्य है। और समझो, क्या ये सत्य है? आपने कहा बिलोंग्स टू का मतलब ज्यों की त्यों, ये अवयव ज्यों की त्यों इसके अंदर होना चाहिए। कहां है ये अवयव? ज्यों की त्यों इसके अंदर मौजूद नहीं है, अतः ये क्या है, असत्य है। और क्लियर कर लो दिमाग में बिल्कुल, बताओ क्या ये सत्य है? या अरे सर ये तो नॉनसेंस बात है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये क्या, किसका चिन्ह है? उपसमुच्चय का। और आप जानते हैं उपसमुच्चय से पहले समुच्चय तो होना चाहिए था, ये तो समुच्चय ही नहीं है, अवयव है। क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो, इसलिए मैंने आपके सामने ये अलग अलग उदाहरण लिखे हैं। बताओ सर उपसमुच्चय मतलब इस समुच्चय का अवयव ज्यों की त्यों मौजूद है, अवयव, ये सत्य है। और देखो आपने कहा बिलोंग्स टू ज्यों की त्यों, बिल्कुल ये अवयव ज्यों की त्यों इसमें अंदर मौजूद है, अतः यह सत्य कथन है। तो मैंने आपको अभी तक ये समझाया उपसमुच्चय क्या है, उस उपसमुच्चय को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और इस उदाहरण से ये समझें बिलोंग्स टू और उपसमुच्चय में क्या अंतर है। एक बार फिर सुने बेटा, बिलोंग्स टू से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है, बिलोंग्स टू से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है वो अवयव होता है, अवयव। और इसके बाद जो लिखा रहता है वो समुच्चय होता है। मतलब ये अवयव ज्यों की त्यों इस समुच्चय के अंदर मौजूद होना चाहिए, अंदर, ज्यों की त्यों, ये रहा, ज्यों की त्यों अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक, ज्यों की त्यों अंदर मौजूद होना चाहिए, ज्यों की त्यों अंदर मौजूद होना चाहिए नहीं है, इसलिए ये असत्य है। उपसमुच्चय क्या चिन्ह से पहले समुच्चय आता है, इसके बाद में भी समुच्चय आता है। मतलब कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है यदि इस समुच्चय के अंदर के अवयव, समुच्चय के अंदर के अवयव इस समुच्चय के अंदर मौजूद हों, अंदर के अवयव इस समुच्चय के अंदर मौजूद हों तो ये उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटाओ, कल हमने सीखा समान समुच्चय सीखा, तो आज मैं समान समुच्चय की जो परिभाषा कल हमने सीखी, बताओ दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कब कहलाते हैं? सर, ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि और केवल यदि कोई अवयव ए में मौजूद है तो वह अवयव बी में मौजूद होना चाहिए, और यदि कोई अवयव बी में मौजूद है तो वह अवयव ए में भी मौजूद होना चाहिए। यही तो है समान समुच्चय की परिभाषा, हमने कल की वीडियो में देखी। लेकिन मैं चाहता हूं आप इस परिभाषा को उपसमुच्चय से परिभाषित करें। तो बेटा, दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। सर, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में होगा, इसका मतलब तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, मतलब ए बी का उपसमुच्चय हो, और यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, मतलब बी ए का उपसमुच्चय हो, तो ये दोनों कैसे समुच्चय होंगे? बराबर। दिमाग लगाओ, यदि ए बी का उपसमुच्चय अर्थात ए के सभी अवयव इसमें मौजूद हैं, और बी ए का उपसमुच्चय मतलब बी के सभी अवयव ए में मौजूद हैं। अरे, ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ये दोनों तो बराबर समुच्चय हो गए। ठीक है, तो समान समुच्चय की दूसरी परिभाषा हमने गणितीय रूप में सीखी। ये इनको कहते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, गणितीय परिभाषा। देखो, गणित की परिभाषा, इसको सिर्फ गणित का स्टूडेंट पढ़ सकता है। आ गई बात समझ में? तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा उपसमुच्चय क्या है। कहीं उपसमुच्चय और बिलोंग्स टू में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तो इनको दोनों का अंतर समझ में आया होगा आपको, और समान समुच्चय की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटाओ, अपन ने एक चीज सीखी थी, रिक्त समुच्चय सीखा। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय, जिसको हम फाई भी कहते हैं। फाई का मतलब होता है खाली। तो एक लाइन सुनो बेटाओ, हमेशा ध्यान रखना, रिक्त समुच्चय, कोई भी रिक्त समुच्चय को फाई कहते हैं हम। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मतलब फाई मतलब रिक्त, उपसमुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का। फाई उपसमुच्चय है ए का, फाई उपसमुच्चय है बी का। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, मैंने कहा ये ए नाम का कोई समुच्चय है, ये ए नाम का कोई समुच्चय। मैंने कहा फाई उपसमुच्चय है ए का। आपने कहा उपसमुच्चय है, मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, तो इसके अंदर क्या है? कछु ही नहीं। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, तो इस समुच्चय के अंदर क्या है? कछु ही नहीं। तो क्या इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव मतलब खाली जगह इस समुच्चय ए में मौजूद है? क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय इस फाई वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या ए में मौजूद है? आपने देखा फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, खाली है, और खाली जगह तो ए में भी है। ध्यान से देखो, फाई का मतलब खाली, तो खाली जगह तो ए में भी तो है। ये रही खाली जगह, ये रही खाली जगह, देखो ये खाली है।
चूंकि फाई के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता, खाली जगह, तो खाली जगह तो ए में भी मौजूद है। अतः फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना। मैंने ये कतई नहीं कहा है फाई बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। फाई बिलोंग्स टू ए नहीं कहा। फाई बिलोंग्स टू ए का मतलब तो ये बन गया फाई नाम का अवयव ए में मौजूद है। यदि ए में फाई मौजूद है इस तरह, तो मैं कहूंगा फाई बिलोंग्स टू ए। इस सिचुएशन में मैं कहूंगा फाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फाई बिलोंग्स टू ए का मतलब फाई नाम का अवयव ए में मौजूद है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूंगा फाई बिलोंग्स टू ए। फाई इसमें कहाँ है? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फाई इसमें मौजूद नहीं है, फाई इसमें मौजूद नहीं है, फाई इसमें मौजूद है। दोनों का मतलब क्लियर करो। फाई उपसमुच्चय है 1 2 3 का। क्यों? ये सर अभी पढ़ा, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय तो होता है, इसका भी उपसमुच्चय है। क्यों? फाई के अंदर खाली जगह, और खाली जगह तो यहां में भी है। इरई देखो, इरई शुरू में खाली जगह, और लो इरई खाली जगह लो, इरई खाली जगह तो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अतः फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और शानदार वीडियो है आज की। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, इसलिए जोर दें दिमाग पर और सीखें। अगला कॉन्सेप्ट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। मतलब कोई समुच्चय ए है तो वो स्वयं का भी उपसमुच्चय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? दिमाग लगाओ। अरे सर, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे ए में तो मौजूद हैं ही। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में मौजूद है, अतः ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। आगे बात समझ में? दोनों चीजें क्लियर? आप भले ही आप साथ साथ रफ में नोट करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ें। बेटा आपकी स्क्रीन पर आपकी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। सवाल कह रहा है जो कुछ भी लिखा है बताओ ये सत्य है या असत्य। ये समुच्चय आपको दिया है, सत्य असत्य की पहचान करनी है। आपको बताना है इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य। इसी से आपका बेसिक मजबूत होगा। मैंने अभी इस वीडियो में आपको उपसमुच्चय और बिलोंग्स टू दोनों का अंतर, दोनों का फर्क समझाया। चलो कोशिश करते हैं एक एक को करें। आप भी मेरे साथ साथ कोशिश करें, स्टॉप कर करके वीडियो आप आंसर लिख लें, सत्य असत्य, और समझते चलें। चाहे आप वीडियो यहाँ रोक लो और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी किताब में से सत्य असत्य खुद लिखो, फिर मुझे सुनना कितने आपके सही हैं या गलत। आओ बेटा बताओ, सबसे पहला सत्य है या असत्य? आपने कहा ये असत्य है। क्यों है ये असत्य? क्योंकि उपसमुच्चय का चिन्ह है और उपसमुच्चय कहता है कि इससे पहले जो समुच्चय आया है, समुच्चय, उस समुच्चय के अंदर के अवयव, तो इस समुच्चय के अंदर के अवयव 3 और 4 इस पीछे वाले समुच्चय में मौजूद होने चाहिए। तो बताओ बेटा क्या 3 इसमें मौजूद है? इस समुच्चय के अंदर के अवयव 3, बताओ इसमें 3 कहां मौजूद है? 3 नहीं है। 3 आप कहेंगे ये रहा, नहीं, 3 का मतलब इस तरह होना चाहिए था, इस तरह। आप जानते हैं अवयवों के बीच में कॉमा लगता है, तो 2 कॉमान के बीच में 3 खाएं तो मझले कोष्ठक का चिन्ह है। अतः ये असत्य है। ये सत्य है क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज
ज्यों की त्यों ए में मौजूद है, ये चीज ज्यों की त्यों ए में मौजूद है, देखो ये रही, अतः यह सत्य है। बहुत कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन जब वीडियो को ध्यान से समझेंगे, दो दो बार बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये चीज ज्यों का त्यों ए में मौजूद है, अतः ये सत्य है। लेकिन इस समुच्चय के अंदर के अवयव 3 ए में मौजूद नहीं है, 4 ए में मौजूद नहीं है, 4 ए में मौजूद नहीं है। कहां है 4 अवयवों को बेटा 2 कॉमा के बीच में लिखा जाता है। इस तरह 4 यदि इसमें होता, इस तरह, कहां है देखो, इस तरह यदि 4 होता, इस तरह 4 इस तरह नहीं है ना। आगे बढ़े, आपने कहा हां बिल्कुल ये सत्य है। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर का अवयव, इस समुच्चय मझला कोष्ठक बाहर के मझिला कोष्ठक का मतलब तो समुच्चय, और इसके अंदर जो आया है वो बन गया अवयव। तो इसके अंदर का अवयव कौन है? अवयव मझला कोष्ठक वाला 3 4, ये अवयव ए में मौजूद है, अतः यह सत्य है। एक ए में है, सत्य है। ये तो नॉनसेंस चीज है सर, उपसमुच्चय से पहले अवयव थोड़ा ना आता है, उपसमुच्चय से पहले तो आता है समुच्चय। तो ये नॉनसेंस है, एक अवयव है, हमें तो समुच्चय चाहिए। क्या इस समुच्चय के अंदर के अवयव 1 2 5 1 2 5 बिल्कुल है, सत्य है। क्या ये चीज ज्यों का त्यों, पूरी की पूरी ज्यों का त्यों ए में मौजूद है? ज्यों का त्यों कहां है? बिल्कुल इस तरह से ये चीज समुच्चय ए के अंदर आनी चाहिए, इस तरह से आनी चाहिए, इस तरह से ज्यों का त्यों ए के अंदर आनी चाहिए। कहां है ज्यों का त्यों? मझला कोष्ठक में 1 2 5, इसके अंदर कहां है? कतई नहीं है, ये तो असत्य है। आपने कहा सर उपसमुच्चय तो 1 उसमें है, 2 उसमें है, लेकिन 3 उसमें नहीं है। कहां है 3 उसमें मौजूद नहीं है, अतः यह भी असत्य है। फाई ए में मौजूद नहीं है। फाई ए में कहां है? हां उपसमुच्चय जरूर है, फाई ए में मौजूद नहीं है। आपने कहा इस समुच्चय के अंदर का अवयव फाई मौजूद नहीं है, अतः यह भी असत्य है। क्यों? क्योंकि जहां असत्य है मैं समझा देता हूं, क्योंकि 3 नहीं है, ये है ही नहीं। देखो बहुत ध्यान से इस पोर्शन को समझेंगे आप तो समझ में आएगा। कठिन चीज है, 2 2 बार 3 3 बार लैंग्वेज सुने तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो बेटा आप पहले इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से समझें। सबसे कठिन लेक्चर है आज का, और आप प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सॉल्व करें। पहले इस वीडियो को 2 बार 3 बार बिल्कुल अच्छे से समझें और पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।